नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, उसके बाद जैन धर्म के बारे में पढ़ा। बौद्ध धर्म में हमने महात्मा बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। जैन धर्म में हमने महावीर की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि इतिहास में दिया गया है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले हर्षवर्धन के बारे में आप जान लीजिए कि ये वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी इसे कहते हैं। गुप्त का जब पतन हुआ था, गुप्तों का, तो उस समय हूणों के आक्रमण भी चल रहे थे कई ज़्यादा। तो उसी के इन सब के बीच में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो पश्चिमी भाग में एक वर्धन वंश का उदय हुआ 6वीं शताब्दी में। तो हर्षवर्धन या मतलब वर्धन वंश का के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो स्रोत के बारे में जान लीजिए। बाणभट्ट की हर्षचरित जो लिखा है बाणभट्ट ने, और कादम्बरी जो लिखा है, इसमें हर्षवर्धन की चर्चा है, वर्धन वंश की चर्चा है। वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की। इस पुस्तक में इसने हर्षवर्धन की चर्चा की है, क्योंकि यह हर्षवर्धन के समय में ही उनके दरबार में आया था। ये होल अभिलेख से मिलता है। पुलकेशन द्वितीय ने इसको ये होल अभिलेख का निर्माण कराया था, लिखवाया था, इसलिए कि क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इन स्रोतों से हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। अब हम देखते हैं वर्धन वंश में प्रमुख शासक कौन से थे। तो पुष्यभूति, जिन्होंने इसकी संस्थापना की थी, राजधानी को थानेश्वर में बनाया था। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और उसके बाद इनके पुत्र प्रभाकर वर्धन, जो कि सबसे प्रमुख शासक कहा गया है इतिहास में इनको, वर्धन वंश का, इन्होंने हूणों को पराजित किया था। हूणों मध्य एशिया की एक जनजाति थी। तो वो लोग आके यहाँ पे आक्रमण करके, सिर्फ ये लोग लूटपाट के लिए आक्रमण करते थे ज़्यादातर, कि लूटेंगे, लूटपाट करेंगे और वापस चले जाएंगे। तो इन्होंने उन हूणों को पराजित किया था और वर्धन वंश को स्थायी रूप प्रदान किया, इसलिए इनको सबसे प्रमुख शासक माना जाता है। इसके अब हर्षवर्धन के राजा बनने के पहले के घटनाक्रम के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, हर्षवर्धन के पिता जो थे प्रभाकर वर्धन, इनके 3 पुत्र थे। इनके 3 संतानें थी। तो एक ये राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। इन्हीं पुत्री का विवाह कन्नौज के ग्रह वर्मा के साथ हुआ था, जो कि मौखरी वंश से संबंधित था। परंतु मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई। अब देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और वो बंगाल की तरफ बढ़ रहा था, तभी शशांक ने उसे धोखे से मार दिया। इसने शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या धोखे से की थी, अपने मित्र देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए। अब इसके बाद राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद आता है हर्ष। तो राज्यवर्धन की हत्या हो जाने के बाद 606 एडी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। उस समय इसकी आयु 16 वर्ष की थी। हर्षवर्धन के सामने अब राज्यवर्धन का बदला लेना था, बहन को बचाना था और कन्नौज को वापस प्राप्त करना था। इतनी सारी चुनौतियां इसके समक्ष खड़ी थी। तो हर्षवर्धन ने पहले शशांक से युद्ध किया, शशांक को पराजित कर दिया, कन्नौज में फिर से अधिकार प्राप्त कर लिया, अपनी बहन को बचवाया। और ये इसी शशांक को पराजित किया था। इस शशांक को ही कहा जाता है कि इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, ये शैव धर्म को मानता था। इसकी वजह से हर्षवर्धन ने जो शशांक को हरा दिया, कन्नौज को फिर से प्राप्त कर लिया, तो कन्नौज को अपनी राजधानी बना दिया। इसके पहले कहाँ थी राजधानी? थानेश्वर में थी। अब इसके शासनकाल में वेनसांग आया था 630 ईस्वी में, और इसको अंतिम हिंदू शासक कहते हैं। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य पे राज करने वाला इसके बाद कोई हिंदू शासक नहीं था। हालांकि हिंदू शासकों की चर्चा इसके बाद भी है, लेकिन
इतिहासकारों का ये कहना था कि इतने बड़े स्तर पर किसी ने राज्य नहीं किया था अंतिम हिंदू शासक था उस हिसाब से। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, इन तीनों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। हालांकि कुछ लोगों में मतभेद है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको एग्जाम में प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली पूछा जाएगा तो आपको उस पर टिक मारना है। कुछ लोगों का यह कहना था कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जो है इसको हर्षवर्धन ने किसी और से लिखवा के अपना नाम लगा दिया था, तो उससे आपको मतलब नहीं है। आप ये जानिए कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ने की रचना हर्षवर्धन ने की थी। और हर्षवर्धन सभी धर्मों का आदर करता था, इसी के लिए इसने विशाल सभा का आयोजन किया। ये ध्यान रखिएगा कि आयोजन जो हुआ था कन्नौज में हुआ था, और ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में। लेकिन जो सर्वधर्म समभाव वाली सभा जो इसने आज आयोजित की थी वो कन्नौज में की थी। और इसके शासनकाल में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और मथुरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहाँ पे सूती वस्त्रों का उत्पादन होता था। तो हर्षवर्धन में आपको इतना ही पढ़ना था। हर्षवर्धन का चैप्टर पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक, इतिहास के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। ऐसे करके 1 बाय 1 मैं सारे टॉपिक्स को पूरा कर दूंगा। आपके एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, और वो भी कम समय में। बिल्कुल बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, तो जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितनी रीच बढ़ेगी, उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो आप सबका बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।